नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे दो राज्यों में आए विधानसभा चुनाव की, जहां पर कहीं खुशी देखने को मिला तो कहीं गम। आज दो विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है, जो उसकी मजबूत रणनीति और मतदाता समर्थन को दर्शाती है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन ने सफलता प्राप्त की है। यह जीत क्षेत्र में एक नए राजनीतिक समीकरण का संकेत देती है, लेकिन कांग्रेस की हरियाणा में अपेक्षित समर्थन न दे पाने की स्थिति ने पार्टी के भीतर चिंता पैदा करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन एक सकारात्मक कदम है, जो क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की कमजोर प्रदर्शन ने उसके नेतृत्व और रणनीतियों पर सवाल उठाए हैं। इन चुनाव नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर से भाजपा की ताकत को सिद्ध किया है, जबकि कांग्रेस के लिए यह एक सबक है। उसके लिए अपनी रणनीतियों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना कैसे करती है और भाजपा अपनी जीत को कैसे भुनाती है। इन घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाने की संभावना पैदा की है, जिसमें सभी राजनीतिक दल ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। एक बार वो दृश्य देख लेते हैं। तो हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। स्टेज पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। हरियाणा की जीत हमारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मिलने के लिए अभी यहाँ सामने आकर आप सबके अभिनंदन का स्वीकार करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो। हरियाणा की जीत हमारी है,
हरियाणा की जीत हमारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई और कांग्रेस की तरफ से, और जम्मू कश्मीर को लेकर भी नेताओं ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का 2,80,00,000 लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की जीत है। ये कैथल के गरीब, कैथल के नौजवान, कैथल की महिला, छोटे दुकानदार, दलित और पिछड़ों, किसानों की जीत है। ये एक युवा नेतृत्व की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी तेजी से जो देश को विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं, उसकी जीत है। लोगों के भाजपा में विश्वास की जीत। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। अब फिलहाल तो इस मौके पे मैं सिर्फ तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों को कामयाब किया। लेकिन क्योंकि मैं गांदरबल की सरजमीन पर खड़ा हूं, मैं यहां से गांदरबल के एक एक वोटर का शुक्रिया करना चाहता हूं, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन खासकर उनका जिन्होंने मुझे कामयाब करके दोबारा यहां 5 साल गांदरबल के लोगों का एज एमएलए खिदमत करने का जो मौका दिया है। मैंने गांदरबल के लोगों को पहले ही कहा था कि इन्हें एक दिन मेहनत करनी होगी। इन्होंने मेहनत की, वोट डाले, मुझे कामयाब किया। अब इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूं। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। हरियाणा को जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर उनको बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हरियाणा की जनता भ्रमित नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहा, मोदी जी के कार्यों को सराहा। इसके लिए मैं अपने तरफ से अयोध्या की धरती से खड़े होकर के हरियाणा की जनता को धन्यवाद करता हूँ। पहली चीज़ तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा। एक महत्वपूर्ण बाइट जो चली सबसे आखिरी में, वो थी अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने कहा भाई मेहनत करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। सही चीज़ है। मुझे लगता है एक माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि शांति से काम कैसे होता है।
आप जलेबी में लगे रहे, आप तमाम मुद्दों पे लगे रहे, आप विघ्नेश फोगाट को फोकस किया, हुड्डा परिवार में था, हुड्डा परिवार और शैलजा कुमारी ने हाथ भी मिला लिया, लेकिन जीत हाथ नहीं आई। मेहनत बहुत की गई लेकिन रिजल्ट पार्टी के अनुकूल नहीं आया है। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही होगी, इस पर ध्यान देना चाहिए पार्टी को। हमारे साथ लाडी पाल जी हैं पेहोवा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई है आपको। शाहना शिमाम जी नसरीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से। मदन मोहन झा राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आऊँगा आपके पास लाडी जी, लेकिन उससे पहले मदन मोहन जी के पास चलूँगा। मदन जी, अभी हम लोग कुछ दिन पहले मदन भाई बात कर रहे थे कि मुद्दे क्या होंगे। आपने कहा कई जगह एज है, उस एज ने सरकार बनवाती। अब जो स्थिति है कि अब आप और क्लियर कर दें कि मुद्दे कौन से मुद्दे आए काम। पहलवान नहीं चला, किसान नहीं चला, कौन से मुद्दे जनता के दिल में घर कर गए? बड़ा सवाल तो ये है। विशाल जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं ये कहना, तो हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसके लिए सभी को बधाई, क्योंकि इसमें ये जो हरियाणा का चुनाव है, इस चुनाव में विपक्ष और पक्ष दोनों से हमें सीखने की जरूरत है। जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शांत होकर काम किया और अपने ओबीसी मत जो भी उनको लग रहा था, जो एंटी जाट जितने भी वोट थे, उनको जब उन्होंने एक साथ किया और शांति से अपना काम करते गए, जहां उनको लगा जो वो कैंडिडेट दे सकते हैं अच्छे कैंडिडेट, वहां उन्होंने अच्छे कैंडिडेट दिए। जहां उन्हें लग सकता था जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जरूरत है उनको जीतने के लिए, वहां उन्होंने उस तरीके से स्ट्रेटेजिकली सब कुछ जो है सो एक साथ प्लान करा। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जो है बहुत बड़ी बधाई देनी चाहिए और सीखना चाहिए उनसे, जो किस तरीके से वो हारे हुए चुनाव को जो है तो वो अपने पाले में बदल देती है। और कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश की तरह इस चुनाव में भी जो है तो अपने हाथ में चुनाव आया हुआ चुनाव जो है वो बिखराव के कारण जो है वो उनके हाथ से निकल जा रहा है। मेरे को वही हुआ भी। हम मुकेश सिंह जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश जी, इतनी उम्मीद थी क्या आप लोगों को? आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा धरातल पे आप हैं, आप पूरे हरियाणा को देख रहे थे। निश्चित तौर पर विशाल जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं लगातार कई चैनल्स पे डिबेट्स पे गया और मेरा सिर्फ यही कहना था कि इतना आसान नहीं होगा। एग्जिट पोल बिल्कुल आ रहे थे, कांग्रेस के फेवर में आ रहे थे, कई एनालिस्ट कह भी रहे थे कि आप देखिए एग्जिट पोल में तो यार, मैंने कहा ये हाल वही हो सकता है कि जैसे 400 पार का जो नारा था, कहीं ये उसी तरह कांग्रेस के लिए गले की फांस न बन जाए। और वही आज देखें तो सुबह के रूटीन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल निश्चित तौर पर 65-67 सीटों तक एग्जिट पोल के हिसाब से आगे बढ़ी आज सुबह भी, लेकिन जिस तरह से उसका नीचे पतन होता चला गया तो वो बरकरार ही रहा और नीचे जाके आज वो 35-37 सीटों पर अब इस समय अटी हुई है। आपको बता दें कहीं ना कहीं गैर जाट वोटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनको लुभाने में कामयाब रही है। विशाल जी, आपको बता दें कि हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट को लेकर हमेशा होता आया है और 10 साल की राजनीति परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट बैंक था वो गैर जाट वोट बैंक है। और इस बार जो नैरेटिव पिछली बार लोकसभा चुनावों के अंदर फैलाया गया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा, वो नैरेटिव इस बार कांग्रेस की तरफ से वो नहीं चल पाया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार बड़े नेता इस बात को लोगों को मनाने में लगे रहे कि हम इस तरह का कुछ नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग जो गरीब जनता था वो इस चीज को मान भी गई कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं कि हमारा कोई आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, हमारा राशन नहीं छीना जाएगा। तो और आपको एक चीज और बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो आम मतदाता है, गरीब तबके का आम मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुश होता दिखा। क्योंकि मेरी कई गरीबों से बात हुई जो बीपीएल कैटेगरी में आए और वो कह रहे कि जी हम चक्कर काटते रहते थे, हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बनता था, लेकिन अचानक जैसे ही खट्टर सरकार ने कहा कि 1,80,000 से नीचे की जिनकी आय है उनको ऑटोमेटिकली बीपीएल कार्ड की श्रेणी में वो आ जाएंगे। और वो आए, उनके पास मैसेज गए कि आपका बीपीएल कार्ड बढ़ गया, तो बड़े खुश थे और राशन ले रहे हैं 10-10 किलो। तो कहीं ना कहीं ये एक जन कल्याणकारी योजनाएं भी कुछ होती हैं जो सरकारों को दोबारा पुनः लाने में कामयाबी हासिल करती है। और एक चीज और बता दूं कि विशाल जी की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देना, ये कहीं ना कहीं पत्ता साबित हो गया है कि महिला वोटर, एक आपको बता कि हर जगह
एक अहम भूमिका निभाती हैं और कहीं ना कहीं भारतीय ये जनता पार्टी तो के कोई संकल्प पत्र में महिलाओं को एक लेकर ऐसी ये चीज कहा पता गया, चल गई तो है। कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसी चीज एक पता चल गई है भारतीय जनता पार्टी को। मैं एमपी चुनाव में था, मैं फील्ड पर था, मैंने लगभग 7-8 विधानसभा की कवर करी के बाद मैं भोपाल की तरफ जब बढ़ा, मैंने एक महिला से राह चलते पूछ लिया कि दीदी ठीक है, क्या लग रहा सरकार आएगी नहीं आएगी? तो उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं सरकार आएगी बीजेपी की, मुझे इतने रुपए दे रही हैं, मेरी बेटी को फ्री कर दिया, स्कूटी भी देंगे, अब हमें अपने पति से पैसा नहीं मांगना पड़ता, अब हम अपनी चीजें खुद कर लेते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं अपने पति पे लोड नहीं, वो तमाम बातें उन्होंने बताई। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना ने जो महिलाओं से होती है बात, और वो लगातार महिला और युवा, आपको एक चीज और बता दूं कि जो कॉलेज में लड़कियां आने वाली हैं उनको ये कहा गया है कि आप जब कॉलेज में आएंगे तो आपको स्कूटी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं युवा के अंदर भी ये मैसेज गया है, परिवार के अंदर मैसेज गया है कि हमारी लड़की अब कॉलेज में जाएगी तो हमें स्कूटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी बेटी को डीजीपी एक स्कूटी दे देगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रेवड़ी बांटने वाली राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी उस तौर पर, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि और राजी गई है, हमने ऐसा नहीं करे, लेकिन पार्टी में आई है क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा चुनावों के अंदर 8500 रुपए कांग्रेस का, उसका कहीं नुकसान भारत उठाना पड़ा है जो उनका तय हो गया। तो कहीं ना कहीं सटासट की जो राजनीति थी उसको बदला है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ कैंपेनिंग करने आए मोदी जी ने भी 4 बड़ी रैलियां करी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम आपका आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आपके सैनी जी बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, गरीबों से मिलते रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं को उन्होंने काफी जोर दिया, आम कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया, उनसे टेलीफोनिकली कॉल करी, और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल भड़ोलिया हैं तो उनका भी एक विशेष नेतृत्व रहा, जो उन्होंने जो बागी नेता थे उनको मना लिया। और कहीं ना कहीं आप देखें तो कांग्रेस के अंदर बागी नेताओं ने बहुत बड़ा गेम बिगाड़ा है। बिल्कुल। अब मैं जरा जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शमीमा नसरीन जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने जो बातें कही वो लगभग सच हो गई। इससे पहले जब हम डिबेट में मिले तो आपने तमाम जो मुद्दे बताए थे उन मुद्दों का आज उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि अब मुझे जब मौका दिया गया है तो 5 साल जैसे मैं 12, 13, 14 के करीब रहा वैसे ही सेवा करता नजर आऊंगा। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सबको मेरे नमस्ते। और फिर यहाँ आने के लिए आपको विशाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हरियाणा को चुनाव जीतने वाले सबको मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत खुशी आ रही है कि चलो मेरे कुछ तो बात मतलब सच साबित हुई है, मेरे कुछ तो बात अगर असर हो तो शायद आगे जाके आवाम को भी जाके फायदा होगा और जो नेता है उनको भी फायदा होगा। उनको ये फायदा होगा कि वो अगर लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग दोबारा भी उनको फिर अपना नेता चुनेंगे। कैसा उत्साह था? मैं जम्मू कश्मीर का, अब तो रिजल्ट आ गए, सीएम बन गए, लेकिन जो उत्साह, जो त्यौहार मनाया जम्मू कश्मीर में, जी जी जी, लगभग साल हो गए चुनाव के, जब चुनाव होता है तो वो एक लोगों में बड़ी उत्सव रहता है कि अरे यार नहीं वोट डाला है। कई लोग हैं ऐसे ऐसे, मुझे भी बड़ा, मैं 7 बजे वोट डालने जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त। जी जी, जैसे सुपुर डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले कभी वोट नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने बोला पहली बार वोट दिया, तो उनको अंदर से खुशी कि उनको ऐसे लगा जैसे माने हाथ में अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसे खुशी कि उनको भी अब लगा कि हाँ वो भारतीय नागरिक है, उनको वो अधिकार मिल चुका है कि वोट देने के। तो मतलब किसी किसी को कहीं जाना था, नहीं वोट है, हम वोट देंगे फिर जाएंगे, मतलब सबने सारे, जैसे बहुत सारे मतलब मीटिंग वगैरह सब कैंसिल कर दिया, नहीं मुझे वोट देनी है। फिर वोट देने के बाद बोले अरे जिंदगी में पहली बार वोट दिया हुआ, मतलब एक अलग से खुशी, जैसे ईद की खुशी से भी खुशी है। बिल्कुल ऐसे मानो वोट नहीं हुआ, जैसे अलादीन का चिराग मिल गए। बिल्कुल। अब अच्छा, चुनौतियां क्या हैं इस बार जो मुद्दे थे उन मुद्दों को कैसे सरकार को फुलफिल करना है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन भी उनको है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो उम्मीदें, जिन उम्मीदों पे उनको लिया गया है। जी जी, तो अभी मैं बोलूंगी कि अभी उमर फारूक अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी ये, क्योंकि वो जो वादा किए हैं अब देखते हैं वो कितना करते हैं इनको। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है उनके लिए। अगर वो सारे कुछ फुलफिल करते हैं तो फिर आवाम के लिए मतलब बहुत सारे लड़ाई, क्योंकि दूसरे स्टेट और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा फर्क है।
तो आप देखते हैं कि क्या होते हैं। उनको बहुत सारे चैलेंजों की आगे भी बहुत सारे चैलेंज की सामना होना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेंट्रल में है बिल्कुल। बीजेपी सरकार। और ये अब इसलिए वो चैलेंजिंग आगे होगा वहाँ क्योंकि पर पहले के जब ये मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के और आज की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा फर्क आ चुका है। धारा जी 370 का हटना और सीएम का बनना, ये देखना होगा। केंद्र शासित राज्य का सीएम बनना, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम बातें कहा करते हैं उस तरीकों को जी काफ़ी चीज़ें इस बार बदलाव होंगी मुख्यमंत्री पद पे, मुझे लगता है। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक अच्छा प्रदर्शन आप लोगों ने हरियाणा में किया और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन ने सरकार बनाई। लेकिन लाडी पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत खुश हैं और हर बार जो बातें कह रहे थे लगातार डिबेट में लड्डू वड्डू खा के बिल्कुल बैठे हुए हैं कि कांग्रेस के साथी आएंगे तो उन्हें भी खिलाएंगे। फिलहाल लाडी भाई, जो कहा वो कर लिया भाजपा ने। अब बड़ी बात है, इतने वादे जो आप लोगों ने किए हैं इनको पूरा करना चुनौती है। और सीएम किसको बनाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से सभी को राम राम नमस्ते। देखिए विशाल जी, मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। जिस तरह हमारे कांग्रेस के मित्र बढ़ चढ़कर बात बोलने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। और चुनाव की दृष्टि से बात करूं कि मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा को नायब सैनी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नायब सैनी होंगे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, क्रेडिट किसको देंगे? अच्छा, मैं समझ गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, अच्छी बात है। एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। क्रेडिट किसको देंगे? मनोहर लाल वाले कार्यकाल को या नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को? देखिए, मैं क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्री पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने धरातल पर रहकर के अपने एक एक कार्यकर्ता के पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा मैंडेट के साथ 48 सीटों के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हरियाणा प्रदेश के धरातल के अंदर क्या चल रहा है और ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि हवाई की बातें भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। जिस तरह से संगठन के साथ, संगठन की देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसी दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से आज एक एक पन्ना प्रमुख, आज एक एक मंडल अध्यक्ष, एक एक जिला का कार्यकर्ता, एक एक प्रदेश के कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हम आएंगे और अब मैं आपके पास फिर से आऊंगा और हम संदीप त्रिपाठी से भी उनका रुख जानेंगे। लेकिन यहाँ पर इशारा है ब्रेक की ओर, तो हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे जानेंगे कि चूक कहाँ हुई हरियाणा में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा जीत पर, ये सुन लेते हैं। जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाक परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत
नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की यह जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने जिस तरीके से चीज़ों को किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे ऐसे ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहा जाता है। संदीप त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। ब्रेक से पहले मेरा सवाल आपसे यही होता कि भाई चूक कहाँ हुई? सारी चीज़ें तो कर ले गए थे आप, जीत में आश्वस्त भी थे, जलेबी भी बनवाने लगे थे। सुबह लखनऊ में एक जगह बाट भी दी गई कि जलेबी की दुकान लग गई है। मैं वैसे तो नहीं, लेकिन आप क्या मानते हैं, गलती क्या हुई? कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आप लोग नहीं ट्रेस कर पाए? संदीप जी, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हमें भरपूर वोट दिया, लेकिन हमसे चूक सिर्फ ये हो गई कि हम
तकवाही नहीं कर पाए, ताक नहीं पाए, चोरों से अपने वोट को बचा नहीं पाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 39.10% वोट हमें वहां पर मिलता है और 39.80% वोटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। ठीक है, कोई बात नहीं, 10% ये ऐसा ही अंतर जो है हिमाचल में था, हमने सरकार बनाई, कोई बात नहीं। लेकिन किस तरीके से हमने ऑफिशियल एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ईवीएम जो भी अगर काउंटिंग एजेंट रहा हो, क्योंकि मैं रहा हूं, उसको पता होगा ईवीएम में 99% बैटरी कभी हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। सवाल ही नहीं है कि काउंटिंग के समय उस ईवीएम की बैटरी 99% रहे। और ऐसी शिकायत मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने की हुई। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि जी नहीं, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती कि हम जाति राजनीति नहीं करते हैं, धर्मनीति नहीं करते हैं, और किस निचले स्तर पर जाकर हरियाणा में उन्होंने काम किया, मैं उसके 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो कि पहले भी इस तरीके की रिक्वेस्ट है कि किसी की आवाज आ रही है, मेरी बात आ जाने दे तो बोले। मैं म्यूट कर देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी चुनाव में जाकर वो ये कहते हैं कि हम अति पिछड़े माँ के बेटे। ये कभी किसी ने नहीं कहा। किसी का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कोई नहीं मिलेगा। 5 तारीख को वहां पर वोटिंग थी। विशाल जी, कभी आपने देखा है कि 5 तारीख को 2-2 हजार रुपए उन लोगों के खाते में डाले जाएं? ये कभी हुआ है? इससे ज्यादा निकृष्ट हरकत चुनाव में क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री एक चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसी दिन, जिस दिन वोटिंग है, उस दिन किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के नाम पर डालने का काम करता है, जो कि काफी पिछले दिनों से, बहुत दिनों से उस पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप 5 ही तारीख को चुनते, सोचिएगा। तीसरा एग्जाम्पल और मैं देता हूं उनकी निकृष्टता का। मैंने 2 चीजें कही। तीसरी चीज, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जात की बात की, मैंने पैसे की बात की, और जिस तरीके से 9.5 साल एक मुख्यमंत्री काम करता है और 9.5 साल के बाद उसको हटाकर एक मुख्यमंत्री लाया जाता है, और अभी हमारे मोदी जी ने कहा कि बहुत विनयशील है। तो क्या खट्टर जी लड़ाके थे? खट्टर जी लड़ाई शुरू कर दिए थे क्या? आपके 6 मंत्री चुनाव हार जाते हैं। 6 मंत्री चुनाव हार गए आपके, सॉरी 6 नहीं 8 मंत्री चुनाव हार जाते हैं, और आप ये कह रहे हो कि हमको जनता ने फिर से चुन लिया। आप जो है और मंत्रियों के चुनाव 4 के पहले आपने टिकट काट दिए थे। तो ये जो पिछली सरकार थी उसको तो पूरी तरह से जनता ने रिजेक्ट किया है। ये सिर्फ चोरी का जनादेश है। जिस तरीके से एक चोर जो है सेंध काट कर पीछे से घुस। अच्छा, मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ। चोरी की हुई सरकार। संदीप जी, आ रहा हूँ आपके पास। एक सवाल बताइए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जाट लाइन में आने वाले रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले में लगा। यह इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा ने इस बार सोनीपत में 6 में से 4 सीटें जीत ली। इनमें गोहना, खरखौदा, रई, सोनीपत शामिल है। गोहना और खरखौदा सीट से तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीती है। 2014-19 में मोदी वेव में भी कांग्रेस ने इन सीटों पर कब्जा बरकरार बन रखा था। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि किन सीटों पर उनको गड़बड़ी करनी, क्योंकि वो जानते थे कि हम वहां मजबूत है। उनको पता था कि इनकी फिक्स सीटें हैं, ये बिल्कुल वहां से जीतेंगे ही जीतेंगे। इसलिए वहां पर इस तरीके की उन्होंने हरकत की होगी, और बहुत सारी ईवीएम पकड़ी गई है, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे इस तरीके के काम हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं काउंटिंग एजेंट रहा हूं। आप एक चुनाव में जहां पर इस तरीके के नजदीके मुकाबले हो, मात्र और मात्र अगर आप जो है 10 ईवीएम को इधर से उधर कर देते हैं, चुनाव का परिणाम प्रभावित हो जाएगा। 16 ऐसी सीटें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1000 से लेकर
1 वोट से लेकर 5,000 वोट के बीच में जीता है। एक सीट तो 32 वोटों से जीती है और एक सीट पर 1462 वोटों से प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, पूरी कांग्रेस को लगना पड़ा तो प्रमाण पत्र देते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, कहीं जवाब ना ले लेते हैं, कई सवाल है, समय की कमी भी कहीं है। ना कहीं मेरे कहीं मैं जवाब भी ले लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। लाडीपाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी भाई साहब। देखिए संदीप, देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना के दिया और मैं अपने भाई संदीप त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ही था, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, सरकार बनाने के फेवर में आपके चैनल नहीं इनको आंकड़े दिखा रहे, तब तक तो ये खुश थे। परंतु जैसे ही हरियाणा प्रदेश की बहुत सूझबूझ वाली जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े मैंडेट से सरकार बना के दिया, इन्होंने अब ईवीएम का हैक होने का रोने शुरू कर दिया। परंतु ये जिस चश्मे से मेरे संदीप भाई त्रिपाठी जी को मैं बताना चाहता हूं, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 के अंदर जब से सरकार आई 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने काम किया, ये कांग्रेस के झूठे और बहकावे के अंदर जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 8500 रुपए खटाखट खाते में डालने का काम करेंगे। अगले दिन कांग्रेस के मुख्यालयों पे जिस तरह से लाइन लगी थी, भारतीय जनता पार्टी कभी मुफ्त की रेवड़ी तो बांटती नहीं है, परंतु जो भी योजना लेकर आती है उसको धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तीसरी बार सरकार बनाई और हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री पहले ही नायब सैनी जी को घोषित हमने कर रखा था। इन्होंने क्यों नहीं किया था? इनकी तो मुख्यमंत्री को लेकर कुमारी बहन कुमारी शैलजा के साथ भी लड़ाई पाई हुई है। आज इनका संगठन नहीं है। कांग्रेस के कौन से मुंह से बातें करती है? क्या मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने साथी से, भाई संदीप जी आप अपने कांग्रेस की तरफ ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक टिकट बहुत सोच समझकर संगठन की दृष्टि से दी है, आज तभी उसका परिणाम आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें देकर के बहुत बड़े मैंडेट से हरियाणा के अंदर बनी हुई है। आप कहाँ घूम रहे हो, कौन से चश्मे से देखते हो, मुझे नहीं समझ। जवाब दे दूं विशाल जी? हाँ बस जल्दी लाडी भाई संदीप भाई का जवाब ले, और भी गेस्ट है, मैं उनके पास भी चलूंगा, और भी गेस्ट पहले तो हम अपना घर भरेंगे फिर अगली बात सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है। पायदान पे बैठा व्यक्ति जिसको रोटी कपड़ा मकान से वंचित हो, उसको कपड़ा जवाब भी ले लेने दीजिए भाई, समय की कमी है, जवाब ले लेने दीजिए, जल्दी जवाब लीजिए, फिर मैं और गेस्टों के पास चलूंगा। चलिए लाडी भाई किसी ने बहुत परेशान थे और समय ले लेंगे आपके लिए, पता है आप जीत गए हैं, आपको भी भरोसा नहीं हुआ होगा जब जीतने हैं आप। चलिए जवाब ले लेते हैं, बहुत जल्दी संदीप भाई जल्दी जवाब दीजिए। देखिए विकास की बात तो ना किसी के चुनाव प्रचार करने वाले व्यक्ति ने की, ये तो सिर्फ कह रहे थे कि बटोगे नहीं तो कटोगे, क्या इस तरीके के नारे लगा रहे थे, काम तो किसी ने नहीं बताया, पहली चीज। दूसरी चीज साहब, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, जो बड़ा मैंडेट मैं कह रहा हूँ बार बार कि 39.10% हम है, 39.80% आप वोट मिला है, तो मैंडेट तो जनता ने हमको भरपूर वोट दिया ही है, वोट में कमी नहीं रही है। आपने एक सेटिंग बेटिंग के तरीके से चोरी की, आपने बहुत ही दिमाग लगाकर इस तरीके से चोरी की कि चोरी का भी पता ना चले। जैसे मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी के समय में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी कानून के दायरे में एक संगठित लूट है, तो आप लोग बड़ी होशियारी के ये चीज जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं आप संदीप जी? जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं कह रहे हो आप? ये बात जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है वो कहीं ना कहीं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी नैतिक हार है, आप नैतिक रूप से हारे हैं हरियाणा में चुनाव, नैतिक जीत आपकी नहीं है। वही वजह है कि आज भी मोदी जी का जो चेहरा जम्मू कश्मीर में किसकी जीत है? जम्मू कश्मीर में किसकी जीत है? जम्मू कश्मीर में किसकी जीत है? जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से वहां के लोगों को हैरेस किया, जिस तरीके से लोगों में एक नाराजगी थी, वो वही वजह रही कि वो निकल कर आई, और इतनी प्रचंड निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन नहीं था। और एक बात बड़ी मजेदार मैं बात कर देता हूं विशाल जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी के अभी बड़के नेता कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम, मिसाल वाली, लेकिन जब कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। 19 सीटों पर 43 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और ये बड़के दल हैं,
मिसकाल से साहब पार्टियां नहीं चलती हैं। हमको पता है कि आपके आरएसएस के द्वारा जो संगठन आपने बीज बोया था वो संस्थाओं में है, जो है विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं में पहुंच चुका है, उसका इस्तेमाल करके आप घाच पांच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देश को उस कगार पर लेके जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्रांति एक विकल्प रह जाएगा, वोट और लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास आप खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। बिल्कुल। कश्मीर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, उनके पास चलूंगा, उससे मदन मोहन के पास चलूंगा। मदन भाई, अधिकतर सारे चुनावों में आपकी टीम रहती है, आपके पास अपडेट आते रहते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, एक में कांग्रेस गठबंधन को जीत मिल गई है, 9 सीटें वहाँ जीती, एक जगह 36-37 सीटें लाकर भी यहाँ जीत है किसकी? ये जनता की जीत है, बीजेपी ने कोई करिश्मा किया है, या कांग्रेस ने किसी बहुत बड़े मुद्दे को छुआ ही नहीं? देखिए विशाल जी, कश्मीर की जहां तक बात है तो कश्मीर में मैंने पिछले भी आपके शो में बहुत बताया था जी, जो वहां एनसी जो है वो कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत रही है और अलायंस के बदौलत जो है वो चुनाव जीत जाएगी जी। जहां तक बात हरियाणा की है तो हरियाणा में जो है सो दिनकर की एक पंक्ति है जो यह बीच नदी की धारा है, सूझता नहीं किनारा है लील भले ही धार मुझे पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो अभी जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है वहां पे वैसी ही हो गई है। और आप देखिएगा जो हरियाणा में जो है सबसे बड़ा जो चीज है, संघ ने जो है आरएसएस ने लगभग 11,000 सभाएं की है। ये बहुत मैटर करता है, छोटे छोटे जगह जो है उन्होंने सभाएं की है, जिस कारण जो है तो इतनी समन्वय का काम संघ और बीजेपी ने दिखाया है हरियाणा में, उसी का परिणाम है जो बीजेपी 43 सीटों पर जो है वो जीत चुकी है। चलिए, एक सवाल है, सर जी जी, 11,000 का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला है? मैं जानना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो सर इस तरीके की न्यूज जो ये आप बता दीजिए कौन से खबर में था वो, आप इसलिए पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रिक्वेस्ट है, जानना चाहता हूँ। आप हमें मोबाइल नंबर दे, आपको मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहने का, चलिए बकायदा मैं दोनों लोग के नंबर एक दूसरे को दिलवा दूंगा। मुकेश भाई के पास चलेंगे, मुकेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, संदीप भाई आऊंगा, समय की कमी है, आप थोड़ा लेट जुड़े ना, मोदी जी काम करते। सर आ रहा हूँ आपके पास, जरा मुकेश जी से समय ले लूं। मुकेश जी भी बहुत काम छोड़ के हमारे पास आए हुए हैं, वरना कहेंगे बोलने का टाइम नहीं दिया था, बुला लेते हैं आप मुकेश जी। संदीप जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा तैयारी करके आया कीजिए। बिल्कुल आपने वोट परसेंटेज तो बिल्कुल ठीक बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी चुनाव हार गए हैं। अभी सूचना देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट सूचना आ रही है कि वो भी चुनाव हार गए। आपको बता दें कि सबसे बड़ा, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ही नहीं लड़े। आपको बता देना चाहता हूँ संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ही नहीं लड़े विधानसभा। कितने मंत्री आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? चलिए उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आ जाएंगे उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। पहले बात सुन लीजिए संदीप जी, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? मैं आपकी पार्टी की बात बता रहा हूँ कि वोट परसेंटेज की आपने बात करी। नहीं बिल्कुल क्रोधित हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ चीजें। बिना खर्ची बिना पर्ची बीपीएल कार्ड, आपने कई ऐसे अहम मुद्दे थे जो आपके राष्ट्रीय स्तर के जो अरे सर सुन तो लीजिए, बता दीजिए। अरे सर सुन तो लीजिए बात सर, संदीप भाई, मैं बोल लेता हूँ। यही तो आप अगर बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है संदीप जी। पहले आप सुनिए, पहले संदीप जी सुनिए, आंकड़े सुनिए। आऊंगा आपके पास, कहा ना डिबेट में से दोनों लोग को कोई नहीं सुन पाएगा। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनको भी बात करनी थी। संदीप जी मैं रोक रहा हूँ आपको। अरे सर हरियाणा की अभी संदीप जी हरियाणा पे विचार हो रहे हैं, हरियाणा पे बात कीजिए ना। 40 पेपर अरे सर 40 पेपर आउट हुए। अरे सर जी संदीप जी आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री सुन तो लीजिए, बदलना पड़ा। आप कह रहे हो कि बहुत बढ़िया था। आपके तो 4 सीएम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, आप बताइए ना। 4 सीएम के उम्मीदवार आपके एक तरह से बन रहे हैं। वीरेंद्र सिंह अपने आप को सीएम उम्मीदवार बन गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन रहे हैं, कुमारी शैलजा आपके जो दलित बड़े नेता आपके आप मिलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर घात का नुकसान कांग्रेस
पार्टी को आम चिंतन करने की जरूरत है। संदीप जी मानिए आप, अगर आप ठीक है सीट पर बैठने के बाद आदमी भूल जाता है, लेकिन मैं आपको बताने चाहता हूं कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जो जोश होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं दिखा नहीं कांग्रेस के अंदर। भीतर घात बहुत हुआ। निर्दलीय चुनाव आप देखें, जो 2-3 निर्दलीय चुनाव जीते हैं उनके बारे में पता कर लीजिएगा कि कहां की परिप्रेक्ष्य में आए हैं वो। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं उनका जो विरोध था किसी न किसी तरह पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाया। और आपको बता दें कि सुरजेवाला गुट, शैलजा गुट और वीरेंद्र सिंह गुट, खुद वीरेंद्र सिंह के लड़के अभी विजेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं अभी 32 वोटों से मात्र। आपको बता दें कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ। आप इस चीज को आप चिंतन करने की आपको जरूरत है। और कहीं ना कहीं सीएम चेहरा अगर आप बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम बता रहे थे, कुमारी शैलजा अपने आप को सीएम चेहरा बता रही थी। तो कहीं ना कहीं एक चेहरा के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अनिल विज का आज का बयान है। अनिल विज का आज का बयान है। अनिल विज ने सर पूरा बयान सुनिया कीजिए। पहले उन्होंने कहा कि अगर मुझे वो बनाते हैं सीएम उम्मीदवार तो मैं उसको स्वागत करूंगा। एक सीनियर नेता के तौर पर अगर वो कहना अनिल विज का और क्या नहीं जिसकी आप बात अरे सर जीतने के बाद तो सीएम कैसे बनेगा, मेरे जीते बनेगा। मैं कह रहा हूँ इतनी बातें आप कर रहे हो, इतनी बातें संदीप भाई कर रहे हो, लेकिन एक सीधी सी चीज है, आप लोगों ने मुद्दे टच ही नहीं किए ना। आप अग्निवीर करके लाए, उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया अग्निवीर को। आप महिलाओं के लिए लाए, उन्होंने वही अपनी एमपी वाली योजना लाडली बहना ले आए, उन्होंने कहा लाडली बहना स्कूटी योजना सारी योजनाएं दिखा दी। और जो आप लोग काम और जो काम आप लोग कर रहे थे संविधान वाला वो काम चला नहीं। ईवीएम का रोमार हो रहे हैं ये कि अगर जम्मू के अंदर अगर जीते तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ ईवीएम सही हो गई और यहाँ गलत हो गई। तो ये आप चिंतन की जरूरत है जब हार होती है। संदीप जी बिल्कुल, संदीप जी पहले बात सुन लीजिए। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है। उच्च लेवल पर, हाई लेवल पे जो चुनावों के अंदर टिकटें बांटी गई उसमें कहीं ना कहीं रोष था और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। ये ग्राउंड लेवल पे अगर आप बात करें तो बूथ लेवल पे आप खुद भी विश्वास मानेंगे, बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे वो हर एक एजेंट पूल पर थे, जबकि कांग्रेस के एजेंट बूथ पर नहीं थे। ये आंकड़े आप पता कर लीजिए, क्योंकि आप जो कह चलिए मैं संदीप जी के पास चलूंगा। बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूँ संदीप जी, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें, फिर मैं ऐसे सरीन जी के पास चल के डिबेट को क्लोज करूंगा। बहुत समय की कमी है संदीप भाई, बहुत जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। नहीं, सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, हम 37 सीटें जीते हैं, 31 सीटें हमारे पास पहले थी, 28% वोट हमारे पास था, हम 39% के ऊपर गए साहब। हमने वहां पर गेम किया है। हम मानते हैं हम सरकार में नहीं है, लेकिन जनता का प्यार हमें वहां पर भरपूर मिला है। जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो मुद्दे जायज थे और उन पर जो है जनता ने ध्यान दिया और जनता ने ध्यान देकर हमें वोट दिया। और दूसरी बात, अभी हमारे मुकेश जी ने 2-3 बातें कही कि ये हो गया, वो हो गया, ये आपसे कमी रहेगी। सर उसके लिए हमारे पास टीम है, हम मंथन करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी आपने ईवीएम के रोने की बात कही, ईवीएम के रोने की बात नहीं है। देखिए, एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है कि जियत माछी नहीं ली जाती, मतलब जिंदा मक्खी नहीं ली जाती साहब। तो जम्मू में आप वहाँ कश्मीर में लीजिएगा तो अटक नहीं जाएगा, पर लोग तुरंत सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा। तो आप वहीं लीजिएगा, पहले मक्खी को मारिएगा। जिस तरीके से नैरेटिव सुबह से चलने लगा। तो विशाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, बहुत ही ऑथेंटिक बात और महत्वपूर्ण बात। सुबह से नैरेटिव चलने लगा भारतीय जनता पार्टी दो घंटे के बाद, इसलिए कि मैं सुबह से डिबेट पे हूँ, 2 घंटे बाद चलने लगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर जीत रही, इतनी सीटों पर जीत रही। 1 घंटे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी राउंड की काउंटिंग नहीं थी। ये बताइए क्यों? और दूसरी बात, हम बैलेट पेपर से ईवीएम पर इसलिए आए क्योंकि रिजल्ट जल्दी आए और आपको रिजल्ट 7:30 बजे तक फाइनल रिजल्ट देना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए जबकि 18 राउंड की मात्र काउंटिंग है, 21 राउंड की काउंटिंग, हाईएस्ट काउंटिंग 21 राउंड थी। क्या कारण था कि आपको काउंटिंग इतनी देर तक करनी पड़ी? बिल्कुल चलिए समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, मैं नसरीन जी के पास चल रहा हूँ, माफी के साथ मैं सबको रोकूंगा। बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम बोलिए। बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली मैं बोलूंगी हरियाणा का इलेक्शन को लेकर। मैं एक्चुअली 10 दिन पहले ही मैं हरियाणा होके आई हूँ।
तो वहां पर भी मैंने थोड़ा सा सर्वे किया, मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ वहां पर भी इस बार कांग्रेस आएगा, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे हाँ इस बार कांग्रेस आएंगे ऐसे बोल रहे थे। लेकिन मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाह रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस को वहां पर थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहिए था। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वहां पर जो सीएम का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा लाना चाहिए था। ये सीएम बनेगा अगर कांग्रेस जीते तो, क्योंकि वोट दे तो किसको दे, हमारा सीएम कौन बनेगा। अगर लोगों के सामने ना आए वो चेहरा, अगर लोग सोचे हाँ ठीक है हम कांग्रेस को जिताएंगे, ठीक है राहुल गांधी को देख के हम जिताएंगे, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो हरियाणा का तो सीएम नहीं बनेंगे ना, हरियाणा के लिए तो कोई चेहरा चाहिए। तो उनके लिए ना वो चेहरा नहीं था जो बीजेपी के पास थे, तो ये शायद आप लोगों से चूक हो गया। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एक अच्छा चेहरा लाते कि हाँ ये बनेंगे, अगर हम लोग जीते तो ये बनेंगे, तो शायद आप लोगों को शायद ये हार का मुंह नहीं देखना होता शायद। तो ये शायद मेरे तरफ से एक आप लोग का चूक हो गया। बिल्कुल। और दूसरा, आप लोग हल्के से लिए हरियाणा के चुनाव को, क्योंकि मैं भी देखा सब लोग बोल रहे थे कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस जीतेंगे। तो ये जो बात हुई ना, इसको आप लोग दिल में ले लिया, हाँ दिमाग में भी ले लिया कांग्रेस आएंगे, तो आप लोग हल्का कर। चलिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एसएस नसरीन जी वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी थी, तो उनकी बात को संदीप भाई थोड़ा सा आप पार्टी संगठन को बताइएगा कि जो चीजें आपको पहले दिखाई जाए, जैसे होता है ना कि कई बार जब हम मैच खेलते हैं तो पहले स्पिनर को लगा के दर्शाया जाता है कि चलिए आप रन बना लीजिए, लेकिन उन्हीं 6 ओवरों में अगर T20 मैच और विकेट गिर जाए तो आपकी टीम को संभलने में मुश्किल होती है। अभी आगे महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव लगे हैं, तो कांग्रेस के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप बट गए तो आप सिमट जाएंगे, कुछ यही कह रहे हैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लिए। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।